दोस्तों आज का मानवा काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और ख़ास होने वाला है क्योंकि यह कहानी एक ऐसे हत्यारे की है जो लोगों को सिर्फ़ इसलिए मारता है ताकि वे अपने आप को आज़ाद करा सके। लेकिन उसे धोखे से मार दिया जाता है और वह किस तरह से इस दुनिया से लड़ता है और अपने आप को आज़ाद कराता है, ये देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस कहानी की शुरुआत में हमें चाँदनी रात को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि ये चाँदनी रात देखने में कितनी ज़्यादा मज़ेदार और शानदार लगती है, लेकिन हम जैसे हत्यारों के लिए ये एक दर्दनाक सज़ा है। और हम देखते हैं कि वह किसी के सामने झुका हुआ होता है और कहने लग जाता है कि लॉर्ड डेरेस आपका काम हो गया, हमने शांति के साथ उन लोगों को मार दिया है। और यह सुनने के बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक लग रहा होता है और हमें इसका नाम बताया जाता है, इसका नाम लॉर्ड डेरेस होता है। जिसे देखने के बाद रियोन कहने लग जाता है कि ये वही इंसान है जिसके लिए हम हत्याएं करते हैं ताकि अपने आप को इससे आज़ाद करा सकें। और वह कहने लग जाता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है, तुम हमेशा से मेरे लिए वफ़ादार रहे हो और एक कुत्ते की तरह तुमने मेरी फ़ैमिली के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। तुम सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल के इंसान हो। और ये सुनने के बाद रियोन कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है मालिक, आपने जो काम हमें दिया था, हमने वह पूरा कर दिया है। मैं आपका हमेशा वफ़ादार रहूँगा मालिक। और ये सुनने के बाद लॉर्ड डैश कहता है कि क्या सच में? क्या तुम मुझसे अपने आप को आज़ाद नहीं कराना चाहते? और ये सुनने के बाद रियोन कहता है कि नहीं मालिक, मैं अपने आप को आपसे आज़ाद नहीं कराना चाहता। मैं आपके साथ लड़ना चाहता हूँ ताकि मैं अपने आप को साबित कर सकूँ। वैसे भी मेरे दिल में किसी के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, सब मर चुकी हैं। और ये सुनने के बाद लॉर्ड डैश कहता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश की, मुझे धोखा देने की कोशिश की, तुम कमीने कहीं के। और हम देखते हैं कि वे एक ज़ोरदार प्रेशर के साथ रियोन को नीचे की ओर धकेल देता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें मेरी फैमिली का हमेशा कुत्ता बनकर रहना था, लेकिन तुमने तो अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? और ये सुनने के बाद रियोन अपने मन में कहता है कि आखिरकार इसको इस बारे में कैसे पता चला। फिर इसके बाद वह लॉर्ड डैश के बारे में बताने लग जाता है कि बहुत सारे गुंडे लोगों की फैमिलियों को मारते हैं, उनको बच्चों को पकड़ते हैं और उन्हें यतीम कर देते हैं और उन्हें बाजार में जाकर बहुत सारे पैसों में बेच देते हैं। इसके बाद रॉबर्ट की फैमिली उन बच्चों को खरीदती है और हम जैसे असेसन बना देती है ताकि वह उनके लिए खून कर सके, मर्डर कर सके और उन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान बना सके। हम यही काम करते हैं और हमारे पास इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। लेकिन मैं अकेला एक ऐसा इंसान हूँ जिसने अपने आप को आज़ाद कराने की कोशिश की है ताकि वह रोबोट की फैमिली से बच सके। वैसे भी मैंने रोबोट की फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा खून कर लिए हैं। अब मुझे आज़ाद होना है, एक अच्छी फैमिली बनानी है ताकि मैं एक खुशहाल परिवार बना सकूँ, एक अच्छी लाइफ जी सकूँ। और लॉर्ड डैश कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमीने अपने आप को आज़ाद कराने की? तुम्हें तो हमेशा मेरे फैमिली का कुत्ता बनकर रहना था, लेकिन तुमने तो हमेशा अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश की है। और ये सुनने के बाद लियोन कहता है कि मालिक, लेकिन आपको इस बारे में कैसे पता चला? और ये सुनने के बाद लॉर्ड डैश कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बेवकूफ़ इंसान हूँ जो तुम्हें इसी तरह से अपना कुत्ता बनकर रखेगा? मुझे पता है कि तुम मुझे हमेशा काटना चाहते हो, मेरे ऊपर भौंकना चाहते हो, लेकिन तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ सोचा है, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर दी जाएगी। और हम देखते हैं कि वे एक चुटकी बजाता है जिसकी वजह से रियोन की ये हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके दिल में एक ज़ोरदार झटका लगता है जिसकी वजह से वह ज़मीन के ऊपर आ जाता है। उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द और हो रहा होता है, वह काफ़ी ज़्यादा पेन में होता है और उसके मुँह से भी ब्लड निकल रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं मरने वाला हूँ? ऐसा लगता है कि जैसे मेरा दिल को कोई चीर रहा है, मेरे दिल को कोई फाड़ रहा है, मैं मरने वाला हूँ क्या? और यह सब देखने के बाद लॉर्ड डैश मुस्कुरा रहा होता है और कहने लग जाता है कि ज़रा अपने आप को देखो रियोन, कि तुम कितने ज़्यादा लाचार बेबस हो। ज़रा अपने आप को देखो, यह सिर्फ मेरी एक टेक्निक की मदद से है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे दिल को कंट्रोल कर सकता हूँ। तुम्हारी हर धड़कन मेरे कंट्रोल में है, तुम्हारी हर सांस मेरी मुट्ठी में है, जो चाहे मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। तुम्हारे अंदर जो कुछ भी मौजूद है, चाहे गुस्सा हो, चाहे दर्द हो या फिर कोई सी भी फीलिंग हो, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। और मुझे पता था कि तुम मुझे धोखा ज़रूर दोगे, इसलिए मैंने इस बारे में सोच कर रखा था। और ये सुनने के बाद रियोन दर्द में होने के बावजूद भी कहता है कि लॉर्ड लॉर्ड आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो बस अपने आप को आज़ाद करना चाहता था। मैं आपके लिए हमेशा वफ़ादार रहा हूँ, हमेशा आपके लिए खून किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? बस करिए लॉर्ड। और ये सुनने के बाद लॉर्ड डैश कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम एक हत्यारे हो और ये सब मैं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कुत्तों को खुलेआम छोड़ दिया जाएगा तो वे अपने मालिक को ही काटने लगेंगे। और वैसे भी यह दुनिया एक झूठ का नकाब पहनकर डोलती है, अपने आप को ज़्यादा ही समझदार समझती है, लेकिन मेरे ऊपर जो नकाब है वह काफ़ी ज़्यादा मोटा और गहरा और काला है। तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे और ना ही मेरा
मेरा असली चेहरा देख पाओगे। और ये सुनने के बाद रियोन अपने मन में कहने लग जाता है कि जब मैं छोटा था तब मुझे गुलाम बना लिया गया और मुझे लॉर्ड डैश की फैमिली ने पाला था ताकि वे मुझे एक असेसियन एक हत्यारा बना सके। मैंने लॉर्ड डैश की बहुत ज़्यादा मदद की है, हमेशा उसका वफादार कुत्ता बनकर रहा हूँ ताकि मैं उसे एक दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान बना सकूँ और अपने आप को आज़ाद करा सकूँ। लेकिन अचानक से मुझे एक टेक्निक मिल गई जिसकी वजह से मैं अपने आप को आज़ाद कर सकता था। मुझे लगा था कि मैं अपने आप को आज़ाद कर पाऊँगा और एक खुशहाल भरी ज़िंदगी जी पाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने जो सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे सामने जो खड़ा है वह एक मॉन्स्टर है जो कि मुझे ज़िंदा ही निगल जाएगा। मेरी कोई भी औकात नहीं है इसके सामने, मैं हार चुका हूँ। शायद मुझे इसी तरह से मरना था। यह मेरी एक नाकाम ज़िंदगी थी जिसे मैं कभी भी नहीं जी पाया। सच में ये कितना ज़्यादा बुरा है, लेकिन मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता। जब आज़ादी मेरे करीब थी तो मैं इतना हार क्यों रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ अपने आप को खड़े करने की कोशिश कर रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि कमीने घटिया इंसान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ आज़ादी के लिए ज़रूर लड़ूंगा। और ये सब देखने के बाद लॉयड डाइस कह रहा होता है कि तुम्हारे दिल में चोट लगी है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम खड़े हो गए, तुम कमाल के हो। और ये सुनने के बाद रियोन अपने मन में कहता है कि कमीने घटिया इंसान, मैं तुम्हारे लिए हमेशा वफादार रहा, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मुझे आज़ाद नहीं किया। इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी, चाहे मैं मर जाऊँ आज, लेकिन मैं तुम्हें एक छोटी चोट ज़रूर दूंगा। और वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और गुस्से के साथ ही लॉर्ड डैश के ऊपर हमला कर देता है। और लेकिन लॉर्ड डैश जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान होता है, वह बड़ी तेज़ी के साथ रियोन का एक ही वार के अंदर गला काट देता है और कहने लग जाता है कि तुम जैसे कचरे मेरे हाथों से ऐसे ही मारे जाते हैं। और हम देखते हैं कि रियोन की लाश उसके सामने पड़ी होती है और ये देखने के बाद लॉर्ड डैश कहता है कि मुझे लगा था कि मैंने इसे ब्लॉक कर लिया है, लेकिन ये कमीना तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, अगर इसका हमला मुझे लग जाता तो ये एक गहरी चोट थी। लेकिन शायद ये अपने आप को बचाने की कोशिश करता तो शायद अपने आप को बचा सकता था, लेकिन इसने भागने की कोशिश ही नहीं की और अपने आप मौत को चुना है। ये एक बेवकूफ़ असेसियन था। मुझे लगा था कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हमला करेगा जिससे मैं बच जाऊंगा, पर मैं तो इससे बचा ही नहीं और इसने मुझे घाव दे दिया। शायद इतने ज़्यादा सालों के बाद मैंने इतना ज़्यादा गहरा घाव दिया है, शायद ही किसी ने मुझे इतनी चोट पहुंचाई होगी। ये असेसियन काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, शायद ही मेरे साथ होता तो यह और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाता, पर इसने हमेशा अपनी आज़ादी को चुना है। लेकिन अब मुझे इस बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब ये मर चुका है, मुझे इसकी कोई भी फ़िक्र नहीं है। और लॉर्ड डैश ये कहते ही वहाँ से जा रहा होता है, पर वहीं पर हम रियोन को देखते हैं जिसकी गर्दन कटी पड़ी होती है, लेकिन उसकी आंखें खुली होती है और वह लॉर्ड डैश को जाते हुए देख रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि तुम जैसे घटिया इंसान जिन्होंने मुझे हमेशा गुलाम रखा, मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शायद तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो इसलिए तुम मुझसे बच गए, मैं कमज़ोर था और मैं हार गया। शायद मुझे अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन तुम्हारी घटियापंथी की वजह से मैंने अपने माँ को खो दिया, मैंने अपनी आज़ादी को खो दिया। तुमने मुझे हमेशा अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया और अपने लिए हत्याएं करवाई ताकि तुम अपने आप को ताकतवर बना सको, जो कि मैं एक ताकत को पाना चाहता था, रिंग ऑफ फायर को पाना चाहता था, तुमने वो भी मुझसे छीन ली। ये काफ़ी ज़्यादा करीब था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस दुनिया के अंदर जो भी रहता है, चाहे भगवान हो या फिर शैतान, मेरी मदद करो, मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ, मैं दोबारा से जन्म लेना चाहता हूँ, मेरी मदद करो। और ये सुनने के बाद अचानक से वहाँ पर एक सिस्टम आ जाता है जो कहने लग जाता है कि तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तुम्हारा शरीर कट चुका है, तुम्हारा शरीर डैमेज है। और ये कहते ही वहाँ पर एरर आ जाता है। फिर इसके बाद हमें एक शानदार सुबह को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है कि मेरा नन्हा मुन्ना बच्चा उठ गया क्या, देखो सुबह हो गई है, देखो कितनी ज़्यादा शानदार सुबह है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक औरत होती है जो कि अपने बच्चे को जगा रही होती है और वहीं पर हम हमारे मेन कैरेक्टर रियोन को देखते हैं जिसका जन्म एक बच्चे के रूप में हो चुका होता है। शायद ये कोई शाही परिवार होता है और हम देखते हैं कि रियोन की इतनी ज़्यादा क्यूटनेस को देखकर उसकी माँ पिघल जाती है और कहने लग जाती है कि ओ मेरा प्यारा बच्चा है, देखो ज़रा ये कितना ज़्यादा क्यूट और कोमल है, ओ मेरे प्यारे बच्चे, और उसे लाड प्यार कर रही होती है। और ये देखने के बाद रियोन कहने लग जाता है कि ये हर दिन मेरे साथ होता है और अपने मन में हमें बताने लग जाता है कि इस औरत जिसने मुझे पकड़ा है इसका नाम सिविलिया है। ये कहना मुश्किल है, शायद आप इस बात पर विश्वास ना करें, लेकिन मेरा जन्म एक बच्चे के रूप में हो चुका है। जो भी मेरे पिछले जन्म में मेमोरीज थी, जो कि मैं असेसन था और लोगों की हत्या ही किया करता था, मुझे लगा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन अचानक से जैसे ही मेरी आंखें खुली तो मैं हैरान हो गया। जो और मेरा शरीर बहुत ज़्यादा छोटा था, मुझे लगा था कि ये कोई सपना है और मैंने 100 दिन तक सोने की कोशिश की, लेकिन मैंने
मैं जब 100 दिन सोया तो मुझे पता लग गया कि ये कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है। मेरा जन्म हो चुका है, मेरा एक बच्चे के रूप में जन्म हो चुका है। और हम देखते हैं कि रियोन की माँ बता रही होती है कि ज़रा देखो आज का मौसम कितना ज़्यादा सुहाना और खूबसूरत है। लॉर्ड जल्दी यहाँ पर आ जाएँगे, वह तुम्हारा नाम रखेंगे, एक शानदार सा नाम। और ये सुनने के बाद रियोन कह रहा होता है कि यह लॉर्ड, ये हमेशा उसके बारे में बात करती रहती है, लेकिन अभी तक वह नहीं आया है। जब से मेरा जन्म हुआ है मैंने उसे नहीं देखा है। शायद ये कोई बिज़ी इंसान होगा जो कि बहुत समय बाद घर वापस आ रहा है। फिर इसके बाद रियोन अपने घर के बारे में बताने लग जाता है और कहने लग जाता है कि ज़रा मेरे घर को देखो, ये कितना ज़्यादा आलीशान और बड़ा घर है। ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई महल हो और ऐसे महल में मेरा जन्म हुआ है। वैसे भी मेरे हमेशा से सपना था कि मेरा जन्म एक महल के अंदर हो, लेकिन मैं ये सपना कभी भी पूरा नहीं कर पाया। और यहाँ तो मेरे पास एक माँ भी है जो कि मुझे प्यार करती है। जब से मेरा जन्म हुआ है मेरे पास कोई भी माँ नहीं थी, लेकिन अब मेरे पास एक माँ भी है। लेकिन कमीने उस लॉर्ड डैश को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उससे बदला तो ज़रूर लूँगा। और वह कहने लग जाता है कि जब से मेरा जन्म हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। और वैसे भी ये एक छोटा सा शरीर है। जब मैं पिछली ज़िंदगी में था तो मेरे पास एक टेक्निक थी जिसका मैं हमेशा यूज़ करता था, प्रैक्टिस करता था, ताकि मैं अपने आप को ताकतवर बना सकूं। अगर वह टेक्निक मैं हासिल कर देता तो शायद लॉर्ड डैश भी मुझे नहीं हरा पाते। और उस टेक्निक का नाम था रिंग ऑफ फायर। शायद इस जन्म में मैं उसे हासिल कर सकता हूँ। वैसे भी मेरे पिछले जन्म की यादें बहुत ही ज़्यादा ख़राब और धुंधली हैं, मैं उन्हें याद भी नहीं करना चाहता। जहाँ पर मेरी गुलामों जैसी ज़िंदगी थी, जहाँ पर मेरे दिल में कोई भी भावनाएँ नहीं थी, मैं लोगों को मारता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि ये आखिरकार है क्या? जहाँ तक मैं जानता हूँ ये एक अमीर परिवार है, लेकिन इसके अलावा भी ये कुछ और भी है जो कि मुझे नहीं बताया गया। और हम देखते हैं कि अचानक से उन दोनों को किसी की आवाज़ आती है और एक नौकरानी भागते हुए आ रही होती है और कहने लग जाती है कि लेडी सिविलिया, लॉर्ड लॉर्ड यहाँ पर आ रहे हैं। और ये सुनने के बाद सिविलिया हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या फादर फादर यहाँ पर आ रहे हैं? जिसे सुनने के बाद रियोन अपने मन में कहता है कि क्या फादर, क्या क्या वह मेरे दादाजी हैं जिन्हें लॉर्ड कहते हैं? और हम देखते हैं कि सिविलिया कहती है कि हमें कुछ बुला लेना चाहिए, वे आ गए होंगे। और ये सुनने के बाद नौकरानी कहती है कि नहीं, अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, वे दरवाजे के पास पहुंच चुके हैं। और ये सुनने के बाद सिविलिया काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और हम देखते हैं कि हवा में एक अजीब सा माहौल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा डरावना माहौल हो जाता है। ऐसा लगता है कि एक भारी दबाव उनके ऊपर पड़ रहा हो। और ये देखने के बाद रियोन भी थोड़ा सा चौंक जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि ये किस तरह का दबाव है, ये किस तरह का घेरा है। ऐसा लगता है कि जैसे ये दबाव मुझे मार डालेगा। ये किसकी प्रेजेंस है जो इतनी ज़्यादा तगड़ी है? और हम देखते हैं कि सामने की तरफ से वह लौट आ रहा होता है और उसकी प्रेजेंस इतनी ज़्यादा डरावनी होती है कि उससे उसकी बेटी ही डर रही होती है और काफ़ी ज़्यादा सहमी हुई होती है। और उसे देखने के बाद रियोन कहने लग जाता है कि क्या यही मेरे दादाजी है? लगता है कि मैं इसको जानता हूँ, शायद मैंने इन्हें तो कहीं पर तो देखा है। और सिविलिया कहती है कि फादर आप यहाँ पर। और ये सुनने के बाद उसका फादर कहता है कि क्या यही तुम्हारा बच्चा है? जिसे सुनने के बाद रियोन कहने लग जाता है कि शायद मैं इसे जानता हूँ, सूरज की तरह सुनहरे बाल, आग की तरह लाल आंखें, और जिसका चेहरा बिल्कुल कोल्ड हार्टेड लगता है, जो कि उत्तर की तबाही का राजा है, जिसका नाम है गैरन जिगहार्ट। और हम देखते हैं कि गैरन जिगहार्ट रियोन को देखे ही जा रहा होता है और वह भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ है। और जिसे देखने के बाद रियोन थोड़ा सा डरा और सहमा हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? और उसकी माँ कहने लग जाती है कि फादर क्या आप इसे लेना चाहेंगे? और ये सुनने के बाद उसका फादर उसे अपनी गोदी में रख लेता है और कहने लग जाता है कि आज से तुम्हारा नाम रियोन होगा। रियोन का मतलब है परछाई, शैडो, जो कि हमेशा परछाई के अंदर छुपी हुई होती है। तुम्हारा आज से यही नाम है। और ये सुनने के बाद रियोन कहने लग जाता है कि मेरा नाम तो दोबारा से मुझे मिल गया, सच में ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। और हम देखते हैं कि रियोन का नाम रखने के बाद वह दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हम रियोन को देखते हैं जिसकी आंखें खुली होती है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि रात हो चुकी है, शायद अब मेरे पास मौका है। मैं 100 दिनों से ट्राई करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। अब शायद मेरे पास मौका है। और वैसे भी छोटे बच्चे के शरीर में होने की वजह से मैं अपनी माना को एक्टिवेट नहीं कर पाता और मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी नींद आ जाती है। और वैसे भी मेरी माँ सिविलिया मेरे बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और वह कभी भी मुझे अपने पास से दूर रहने ही नहीं देती। मुझे कभी मौका ही नहीं मिलता अपनी माना को एक्टिवेट करने का, लेकिन शायद अब मेरे पास मौका है अपने माना को एक्टिवेट करने का। चलो इसे स्टार्ट करते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर रियोन अपना माना कल्टीवेशन करने लग जाता है और उसकी माना टेक्निक होती है जिसका नाम होता है रिंग ऑफ फायर। और
वह कहने लग जाता है कि जिस तरह एक महाद्वीप पर रहने के लिए सांस, पेड़ पौधों और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह एक ताकतवर इंसान बनने के लिए माना की ज़रूरत होती है। अगर इंसान के अंदर माना है तो वह उसकी मदद से ताकतवर बन सकता है और अपनी उम्र को भी बढ़ा सकता है। अगर माना ज़्यादा पावरफुल है तो वह अपनी सहनशीलता और अपने ताकतवर शरीर को और भी ज़्यादा बड़ा कर सकता है। ये एक कमाल की पावर होती है जो हर किसी इंसान को नहीं मिलती। लेकिन अगर कोई इंसान इसे हासिल कर लेता है तो वह बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाता है और उसकी उम्र भी उसके साथ ही बढ़ जाती है। लेकिन माना कभी एक तरह का नहीं होता, ये तरह-तरह के होते हैं। अगर माना छोटा है तो इंसान की ताकत भी छोटी होगी, अगर माना ताकतवर है तो इंसान की ताकत भी ज़्यादा होगी। और माना को बहुत सारे भागों में डिवाइड किया गया है और माना के स्टेज भी होते हैं जिसे सिर्फ एक ही तरीके से बढ़ाया जा सकता है, कल्टीवेशन की मदद से। अगर आप लगातार कल्टीवेशन करते हैं तो अपने आप को ताकतवर बना सकते हैं। और जहाँ तक लॉर्ड डेइस की बात है, वह भी अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए लगातार कल्टीवेशन करता है, जिसकी वजह से वह दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसानों में से एक बन चुका है। लेकिन अगर मैं इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो शायद मैं उसे कभी भी नहीं हरा पाऊँगा। अगर मुझे ताकतवर बनना है तो मुझे लगातार कल्टीवेशन करनी होगी और उसके साथ-साथ मुझे इस रिंग ऑफ फायर को और भी ज़्यादा काबिल बनाना होगा ताकि मैं लॉर्ड डेइस को हरा सकूँ। वह कमीना मुझसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। अगर मैं उसे हराने के बारे में सोचता हूँ तो शायद मैं मारा जाऊँगा और इसमें बहुत ज़्यादा समय भी लग सकता है। लेकिन मुझे सब्र रखना होगा और उस कमीने को मारना होगा। और वैसे भी जहाँ तक मेरी बात है, मेरे शरीर के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लगता है कि बचपन में पैदा होते ही मुझे ये बर्फ़ का अभिशाप लग गया था। 20 घंटे सोने के बावजूद भी मेरा शरीर ठंडा रहता है और मेरे शरीर के माना सर्किट में लगभग 10 जगह पर बर्फ़ जमी हुई है, जिसकी वजह से ना तो मैं अपने माना को बढ़ा सकता हूँ और ना ही उसे पूरे शरीर में फैला सकता हूँ। अगर मुझे माना को बढ़ाना है तो इन सर्किट को हराना होगा, तभी जाकर मैं अपनी ताकत को बढ़ा सकता हूँ। लेकिन ये इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। और हम देखते हैं कि वह लगातार कल्टीवेशन कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि मेरी कल्टीवेशन अब पूरी हो चुकी है। मुझे नहीं लगता है कि इससे काम बनेगा, लेकिन धीरे-धीरे मैं ये ज़रूर करूँगा। और वैसे भी कल्टीवेशन करने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मुझे नींद आ रही है। और हम देखते हैं कि रियोन वहीं पर सो जाता है और हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर लॉर्ड आ जाता है जो कि रियोन को देख रहा होता है और हम देखते हैं कि वह रियोन को तरफ हाथ बढ़ाता है। फिर इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियोन खेल रहा होता है और वह अपनी माँ को बुला रहा होता है, जहाँ पर उसकी माँ कह रही होती है कि ओह मेरे प्यारे बच्चे, ज़रा मम्मा के पास आओ, तुम्हारे लिए मैंने खिलौना ले रखा है, जल्दी आओ। और इन सब बातों को सुनने के बाद रियोन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि वैसे तो मैं एक छोटा बच्चा हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक बड़े की आत्मा है, तो मैं इस चीज़ को नहीं सहन कर सकता। लगता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कितने सालों के बाद मरने वाला हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही मर जाऊँगा। और उसकी माँ कह रही होती है कि ये लो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बेटे, तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो, और तरह-तरह के लाड प्यार उसे कर रही होती है। लेकिन अचानक से उन दोनों को किसी की आवाज़ आती है और उस आदमी को देखने के बाद सिविलिया काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि बूढ़े इंसान, आप यहाँ पर आ गए। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ा इंसान आ जाता है जो कहने लग जाता है कि क्या तुम मुझे बूढ़े इंसान कहना बंद करोगी? मैं एक सेंट हूँ, क्या तुम मुझे सेंट नहीं कह सकती? और सेंट को देखने के बाद रियोन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ये वही सेंट तो नहीं जिसके पास डिवाइन पावर है? और ये अपनी डिवाइन पावर इतनी ज़्यादा है कि ये अपनी डिवाइन पावर के पीक पर था। ये एक चिकित्सक है जो कि किसी का भी इलाज बड़ी आसानी के साथ कर सकता है। सच में ये एक कमाल का इंसान है। क्या ये सच में वही है? और वह बूढ़ा आदमी सिविलिया से कहने लग जाता है कि दरअसल मैं एक सफ़र में गया हुआ था, बहुत ज़्यादा लंबे सफ़र में, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई। लेकिन जब मैंने सुना कि तुम्हारे पास एक बेटा हुआ है तो मैं भागकर तुम्हारे पास मिलने के लिए चला आया। ज़रा इस बच्चे को मुझे तो दिखाओ, देखो ज़रा इसकी सुनहरे बाल, लाल आँखें, ये कितना ज़्यादा प्यारा है, बिल्कुल अपने दादाजी के ऊपर गया है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि गैलन यहाँ पर क्यों आया था? क्या गैलन ने इसका नाम रख दिया? इसका नाम क्या है? और जिसे सुनने के बाद सिविलिया बताने लग जाती है कि इसका नाम है रियोन। जिसे सुनने के बाद वह दादाजी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या कहा रियोन? क्या तुम्हें पता है कि इस नाम का मतलब क्या है? इसका मतलब है परछाई, छाया जिसमें छुपा हुआ है। क्या तुम गैलन आखिरकार करना क्या चाहता है? मुझे समझ नहीं आता कि इस बच्चे का नाम क्यों रखा है? आखिरकार उसके दिमाग में चल क्या रहा है? और इन दोनों की बातें सुनने के बाद रियोन अपने मन में कहने लग जाता है कि ये बूढ़ा आदमी जब से आया है मेरे दादाजी को गैलन कहे जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या है। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने सुना है कि ये दोनों कभी करीब हुआ करते थे।
लगता है कि यह दोनों कोई दोस्त हैं जिसकी वजह से ये उसे गेलन कह रहा है, नहीं तो शायद ये ऐसा नहीं करता। और वह बूढ़ा आदमी कहता है कि हे बच्चे ज़रा मेरे पास आओ, और हम देखते हैं कि वह बूढ़ा आदमी रियोन का इलाज करने लग जाता है और कुछ कर रहा होता है। और उसकी कंडीशन को देखने के बाद वह रियोन बूढ़ा थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि इसकी कंडीशन ठीक नहीं है। और यह देखने के बाद उसकी माँ कहने लग जाती है कि क्या हुआ, क्या इसे कोई प्रॉब्लम है। जिसे सुनने के बाद वह बूढ़ा आदमी कहता है कि दरअसल इसे बर्फ़ का अभिशाप मिला है। और जिसे सुनने के बाद उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह बूढ़ा आदमी बताने लग जाता है कि इसके माना सर्किट बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये इसके अंदर माना नहीं बह रहा है और इसकी वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर हमने इसका इलाज करने की कोशिश की तो ये मारा जाएगा, अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो शायद ये बच सकता है, लेकिन ये लंबे समय तक ज़िंदा नहीं रह पाएगा। और ये सुनने के बाद रियोन की माँ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। और जिसे सुनने के बाद वह बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दवा दे दूँगा जिसकी वजह से इसकी हालत में थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। पर हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर एक नौकरानी आ जाती है जो कहने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन लॉर्ड गैलन आपको याद कर रहे हैं, वे बहुत देर से आपको ढूँढ रहे थे, उन्हें आपसे मिलना है। और ये सुनने के बाद वह बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं कुछ समय के बाद आ जाऊँगा। जिसे सुनने के बाद वह औरत कहती है कि नहीं, वो बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द आकर वह मुझसे मिले। और जिसे सुनने के बाद वह बूढ़ा आदमी कहता है कि आखिरकार इस गैलन को प्रॉब्लम क्या है? और वह कहने लग जाता है कि चलो चलते हैं। उस बूढ़े इंसान की बातें सुनने के बाद रियोन अपने मन में कहने लग जाता है कि यह बूढ़ा क्या बकवास कर रहा है। लगता है कि इसे भी पता लग गया है कि मुझे बर्फ़ का अभिशाप मिला है, लेकिन इसने कहा कि मैं मर जाऊँगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे तो मैं अपनी रिंग ऑफ फायर से ठीक कर दूँगा। पर हम देखते हैं कि रियोन की माँ रो रही होती है और वह कहने लग जाती है कि ये झूठ है, ये झूठ है, ये सब बकवास है, वह झूठ बोल रहा है। उसने कहा है कि तुम मर जाओगे, ये सब बकवास है। तुम्हारी माँ तुम्हें कभी मरने नहीं देगी, वह तुम्हें बचा लेगी। तुम्हारी माँ तुम्हें कभी अकेला नहीं होने देगी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगी। और हम देखते हैं कि वह काफ़ी ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से रो रही होती है। और जिसे देखने के बाद रियोन अपने मन में कहने लग जाता है कि ये मेरे दिल में क्या हो रहा है? ये मेरे दिल में अजीब-सी हलचल कैसी है? ये अजीब-सा पेन कैसा है? क्या ये सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि मैं इसका बेटा हूँ? क्या ये सिर्फ़ इसलिए हो रहा है? मुझे इसे चुप कराना होगा, नहीं तो ये दर्द मैं सहन नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि रियोन अपनी माँ को चुप करा रहा होता है और उसके आँखें पूछ रहा होता है, जिसे देखने के बाद रियोन की माँ थोड़ी-सी चौंक जाती है और रियोन अपने बच्चेपन की वजह से थोड़ा-सा क्यूटनेस दिखा रहा होता है और जिसे देखने के बाद उसकी माँ चुप हो जाती है। फिर इसके बाद हमें उस बूढ़े इंसान और गैलन को दिखाया जाता है, जो कि चाय पी रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से उन दोनों को आवाज़ आती है कि लेडी सिवेलिया, आप क्या कर रही हैं? आप अंदर नहीं जा सकती। और ये सुनने के बाद गैलन कहता है कि बाहर क्या हो रहा है? ये बाहर शोर कैसा है? और हम देखते हैं कि वहाँ से लेडी सिविलिया आ रही होती है सभी को धक्का देते हुए, जिसे देखने के बाद लॉर्ड गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये किस तरह की बदतमीजी है? तुम ऐसे अंदर कैसे घुस सकती हो? और ये सुनने के बाद सिविलिया अपने फादर को देखने के बाद अपने घुटनों के बल आ जाती है और अपने सर को झुका लेती है और कहती है कि फादर प्लीज़ मैं आपसे भीख माँगती हूँ, प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लीजिए, प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैं आपकी हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी हर बात मानूँगी, लेकिन प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लीजिए, उसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। और ये सुनने के बाद उसका फादर कहता है कि यह अब क्लियर हो चुका है, वह एक नाकारा बच्चा है जो कि अब योद्धा नहीं बन सकता है, और जो योद्धा नहीं बन सकता है, जो फैमिली के काम नहीं आ सकता है, भला मैं उस बच्चे की मदद क्यों करूं? और यह सुनने के बाद सिबिल कहती है कि लेकिन वह आपका पोता है, वह आपका पोता है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? और जिसे सुनने के बाद लॉर्ड कहता है कि क्या मेरा पोता है? ओह सच में, मुझे तो यकीन भी नहीं होता। तुमने मेरी बिना इजाज़त के शादी की और यहाँ से किसी के साथ भाग गई, और जब तुम वापस आई तुम्हारे हाथों में एक बच्चा था। भला मैं उसे पोता कैसे कह सकता हूँ? मैं उसे बस जिगहार्ट का नाम ही दे सकता हूँ, उसके अलावा मेरे पास उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। ये उसके लिए काफ़ी है, कम से कम मैं उसे आशीर्वाद तो दे रहा हूँ, उसके लिए इतना काफ़ी है। अब मेरी बातें ख़त्म हो चुकी है तो इसे यहाँ से ले जाओ। और हम देखते हैं कि गार्ड वहाँ पर आ जाते हैं और सिविलिया को ले जा रहे होते हैं, और सिविलिया चिल्ला रही होती है कि प्लीज़ फादर मेरे बच्चे को बचा लीजिए, प्लीज़ फादर मेरे बच्चे को बचा लीजिए। और हम देखते हैं कि वे गार्ड उसे धक्का मारकर भगा देते हैं, जिसे देखने के बाद वह बूढ़ा इंसान कहने लग जाता है कि गैलन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बेटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सख्त बनते हो, तुम ऐसा दिखाने की कोशिश करते हो जैसे तुम्हें उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है और ना ही अपने पोते की है, लेकिन तुमने तो मुझे यहाँ पर इलाज करने के लिए बुला लिया ताकि मैं तुम्हारे पोते का इलाज कर सकूँ। मैंने सही कहा ना? और ये सुन
सुनने के बाद गैंग कहने लग जाता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि उसके साथ क्या हुआ है। जिसे सुनने के बाद वह बूढ़ा इंसान बताने लग जाता है कि जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, उस जगह उसके 10 जगह पर मानव सर्किट बंद है और बर्फ़ का अभिशाप लगा हुआ है, और जिसकी वजह से उसका भागना, दौड़ना और एक योद्धा बन पाना नामुमकिन है। लेकिन ये कोई प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं है। तुमने अपनी शक्तियों की मदद से उसके मानव सर्किट को पीछे की ओर धकेल दिया है, जिसकी वजह से वह ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा रह पाएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसके ऊपर खतरा टला नहीं है। और ये सुनने के बाद गैंग कहने लग जाता है कि इसका मतलब है कि वह ज़िंदा रहेगा, लेकिन उसका ज़िंदा रहना भी बेकार है। और ये सुनने के बाद बूढ़ा इंसान कहने लग जाता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं जानता हूँ कि जब से तुम्हारा पोता पैदा हुआ है तुम उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हो और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी हो। लेकिन इसके बावजूद भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो जैसे कि तुम्हें उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम उसकी जान नहीं लेना चाहते, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आखिरकार तुमने उसका नाम श्रेयन क्यों रखा है? इसका मतलब तो परछाई होता है। आखिर तुम इसका नाम ऐसा कैसे रख सकते हो? और ये सुनने के बाद गैलन कहने लग जाता है कि रियोन का मतलब परछाई नहीं होता, बल्कि इसका मतलब 1000 साल पहले कुछ और ही था। फिर इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रियोन की माँ रियोन को दवाइयाँ खिला रही होती है और कहने लग जाती है कि रियोन बेटा, इस कड़वी दवाई को खा लो, ये अमृत है जो कि इस संत ने तुम्हारे लिए दिया है, इसे खा लो जिससे तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। और हम देखते हैं कि रियोन उस दवाई को खा लेता है, लेकिन वह थोड़ा सा भी हलचल नहीं करता और खिलखिलाकर हंसने लग जाता है और बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहा होता है। और यह देखने के बाद उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहने लग जाती है कि देखो ज़रा, रियो ने वह दवाई खा ली और कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। और ये सुनने के बाद हेलन कहती है कि हाँ लेडी, आपने बिल्कुल सही कहा, नहीं तो इस उम्र में ज़्यादातर बच्चे रोने लग जाते हैं और अजीब तरीके से रिएक्शन देने लग जाते हैं, लेकिन इसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। लगता है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और आपको समझने लगा है। और ये सुनने के बाद रियोन की माँ उसे गले लगाती है और प्यार करने लग जाती है। और ये देखने के बाद रियोन अपने मन में कहने लग जाता है कि उस बूढ़े इंसान ने जो मुझे अमृत दवाई दी है, अगर इसे मैं रोज़ाना पीऊँ तो शायद मैं अपने रिंग ऑफ फायर को एक्टिवेट करने में कामयाब हो सकता हूँ और अपने मानव सर्किट को भी खोल सकता हूँ। यह सच में कमाल का होगा। और रियोन की माँ कह रही होती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा हेलन, ये अब मुझे समझने लगा है। और ये सुनने के बाद रियोन कहता है कि मुझे वह अमृत जल्द से जल्द चाहिए। फिर उसके बाद वह अपनी कहानी बताने लग जाता है कि इसके बाद लगातार मुझे 2 साल तक वह अमृत दिया गया, जिसकी वजह से मैं अपने मानव सर्किट के कुछ भागों को खोलने में कामयाब हो सका और इसी की वजह से मैं रिंग ऑफ फायर के एक लेवल को बढ़ाने में कामयाब हो सका। इसके 2 साल तक मैंने लगातार कल्टीवेशन किया और अपने आप को मजबूत बनाया। हालाँकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, कभी-कभी मेरी माँ आ जाती और मुझे प्यार करने लग जाती, जिसकी वजह से मैं लगातार कल्टीवेशन नहीं कर पा रहा था, पर मैं धीरे-धीरे अपने आप को ग्रो कर रहा था और अब मैं 5 साल का हो चुका हूँ। सच में ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। और हम देखते हैं कि रियोन के पास एक सिस्टम भी होता है, जो कि उसे रिंग ऑफ फायर के बारे में बता रहा होता है और उसे कहने लग जाता है कि तुम रिंग ऑफ फायर के 2 लेवल पर पहुंच चुके हो। और ये सुनने के बाद रियोन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहने लग जाता है कि सच में आखिरकार आखिरकार मैंने ये कर दिखाया, आखिरकार मैं 2 लेवल तक पहुंच गया। अब मैं आपको और थोड़ा सा और ज़्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश करूँगा। ये सिर्फ एक ही चीज़ से कामयाब हो पाया, वह है ये मैसेज देने वाला सिस्टम। शायद मुझे नहीं पता है कि यह क्या है ये, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब है। और हम देखते हैं कि अचानक से रियोन को कुछ आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर हेलन आ चुकी होती है, जो कहने लग जाती है कि अरे यंग मास्टर, आप तो जल्दी जाग गए, क्या मैं आपके कपड़ों को यहाँ से ले जा सकती हूँ? मुझे इन्हें धुलना है। और ये सुनने के बाद रियोन कहता है कि हाँ, आप इन्हें ले जा सकते हैं। जिसे सुनने के बाद वह लेडी उन कपड़ों को ले जा रही होती है और उसे देखने के बाद रियोन कहने लग जाता है कि यह तो काफ़ी ज़्यादा अजीब की बात है, हेलन इस सिस्टम को नहीं देख सकती, क्या ये सच में ऐसा नहीं कर सकती है? जहाँ तक ये इसकी बात है, जब मैंने रिंग ऑफ फायर के पहले लेवल को एक्टिवेट किया था, तब यह सिस्टम मेरे पास आ गया था। मुझे इसे देखकर थोड़ा-सा अजीब लगा था, लेकिन यह मुझे रिंग ऑफ फायर के टेक्निक की तरह-तरह की जानकारी दे रहा था। लेकिन जब इसके बारे में हेलन को पता लगा, तो उसे यह दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था, लेकिन मुझे लगता है कि अब उसे ये सब नहीं दिखाई देता। शायद ये अलग हो सकता है, शायद ये मेरे लिए बना हो, शायद ये कोई चमत्कार हो सकता है भगवान का, जो मेरे लिए आया हो। लेकिन सबसे बड़ी अजीब और हैरानी वाली बात तो यह है कि मैंने अपनी ताकत को ग्रो किया है और रिंग ऑफ फायर
के 2 लेवल तक पहुँच चुका हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा स्टेमिना नहीं बढ़ा है। मुझे बार-बार कमज़ोरी का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं मरने वाला हूँ और ऐसा भी नहीं है कि इस विंडो ने मेरी ग्रो करने में मदद की है। इसमें मेरी माँ का भी हाथ है जो मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती थी। वे समय-समय पर मुझे देखती रहती थी और मुझे अमृत पिलाती थी। वे देखती थी कि मैं बीमार हूँ या फिर नहीं, वो मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती थी। इसमें मेरी माँ का भी हाथ है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मुझे अपनी ताकत को किस तरह से ग्रो करना चाहिए। अभी मेरा स्टेमिना बहुत ज़्यादा कम है और मेरे जो सर्किट है वह अभी भी बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। मैं कुछ ही सर्किट को खोल पाया हूँ जिनमें मेरा माना जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर मैं थोड़ा-सा चलता हूँ या फिर भागता हूँ, जिसकी वजह से मेरी साँसें फूलने स्टार्ट हो जाती है और मुझे कमज़ोरी का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरी जान जा रही है, ऐसा लगता है कि जैसे मैं कुछ भी कर नहीं सकता। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं जल्दी ही मर जाऊँगा। पर एक चीज़ है जिसकी वजह से मैं ताकतवर बन सकता हूँ। अगर मैं धीरे-धीरे फायर टेक्निक को और भी ज़्यादा ग्रो करता हूँ और अपने लेवल को बढ़ाता हूँ, तो शायद मैं उन सील लगी सर्किट को रोक सकता हूँ और उन्हें आगे बढ़ा सकता हूँ। पर इसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। अगर मैं इसमें कामयाब हो जाता हूँ तो जल्द से जल्द अपनी सील को खोल दूँगा और अपने मादा को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाऊँगा और जो जिगाट में तलवारबाज़ी की कला है उसे भी सीख सकता हूँ। लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि मेरा शरीर अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ये लड़ने के काबिल नहीं है और ना ही किसी से अपना बदला ले सकता है। अगर मैंने बदला लेने के बारे में सोचा तो मैं हार जाऊँगा और इससे ज़्यादा निराशाजनक मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। मुझे थोड़ा-सा सब्र रखना होगा और मैं उस ड्रैगन्स को बिल्कुल भी छोड़ूँगा नहीं। वह कमीना मुझसे नहीं बचेगा। लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा-सा सब्र रखना होगा, तभी जाकर मैं अपना बदला ले पाऊँगा। अगर मैं बदला नहीं लिया तो मैं शायद निराश भी हो सकता हूँ। इसके लिए मुझे कल्टीवेशन करने की ज़रूरत है और अपने माना को बढ़ाने की। और हम देखते हैं कि अचानक से उसके पीछे उसकी माँ जाती है, जो कहने लग जाती है कि रियोन, क्या तुम्हें याद है जो मैंने तुमसे कहा था कि हम वहाँ पर जाने वाले हैं? जल्दी से कपड़े पहन लो, आज हम शाही महल में जाने वाले हैं, हमें वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचना होगा। और ये सुनने के बाद रियोन कहता है कि शाही महल, हाँ मुझे याद आया, आज ही वही दिन है जब मुझे वहाँ पर जाना है। ये मेरे लिए थोड़ा-सा अजीब रहेगा। और इसके बाद रियोन इस सेरेमनी के बारे में बताने लग जाता है कि 6 राजा, 5 राक्षस जो कि इस महाद्वीप के ऊपर राज करते हैं, जिनमें से 6 राजा भलाई के लिए काम करते हैं और 5 राक्षस तबाही के लिए काम करते हैं। और इन 6 राजाओं ने फैसला किया कि ये एक सेरेमनी रखेंगे, जिनमें से सभी की ताकत चेक की जाएगी कि किसके पास कितनी ज़्यादा ताकत है। और आज जिगहाट परिवार की बारी है और हम देखते हैं कि रियोन और उसकी माँ शाही महल के अंदर पहुँच चुके होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे परिवार आए हुए होते हैं, बहुत सारे नोबल्स आए हुए होते हैं और बहुत सारे अमीर लोग आए हुए होते हैं और वह आपस में तरह-तरह की बातें कर रहे होते हैं। कोई उसकी बातें कर रहा होता है, कोई उसकी बातें कर रहा होता है और कोई कह रहा होता है कि तुम्हारा बेटा तो बड़ा हो गया और कोई कह रहा होता है कि तुम्हारा बेटा तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और समझदार लड़का है। तरह-तरह की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर रियोन और उसकी माँ आ चुकी होती हैं, जिसे देखने के बाद वे सारे के सारे बंदे कहने लग जाते हैं कि ज़रा देखो, वे बेशर्म यहाँ पर आ गई। क्या यही वही का लड़का है? सच में ये यहाँ पर कैसे आ सकती है? ये कितनी ज़्यादा बुरी और घटिया औरत है। मैंने सुना है कि इसका बेटा नाकारा और बेकार है, लगता है कि उसे कोई बीमारी है, मैंने तो यही सुना है। और जिसे सुनने के बाद कोई कह रहा होता है कि नहीं, ये शायद किसी और की औलाद है जिसकी वजह से इसके अंदर कोई भी ताकत नहीं है। सच में ये मुझे तो यकीन भी नहीं होता है कि ये जिगहार परिवार में रहते हैं, इन्हें तो यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। और तरह-तरह की गंदी गालियाँ और तरह-तरह की बातें सिविलिया को कह रहे होते हैं और इन सारी की सारी बातों को सुनने के बाद रियोन अपने मन में कहने लग जाता है कि ये कमीने घटिया लोग मेरी माँ के बारे में उल्टा-सीधा बातें किए जा रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। सच में ये कितना ज़्यादा शर्मनाक है। अगर ये लोग मुझे गाली देते तो शायद मैं सहन कर लेता, लेकिन ये लोग तो मेरी माँ को गाली दे रहे हैं और वे तरह-तरह की बातें किए जा रहे होते हैं और इन सब बातों से रियोन थोड़ा-सा उदास हो रहा होता है। पर उसकी माँ अचानक से कहती है कि रियोन बेटा, बस तुम मेरे चेहरे की तरफ देखो, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। और ये सुनने के बाद रियोन थोड़ा-सा शांत हो जाता है। पर अचानक से आवाज़ आती है कि जिगाड़ के लॉर्ड आ चुके हैं और ये सुनने के बाद सारे के सारे लोग सावधान हो जाते हैं और रियोन कहने लग जाता है कि 5 साल हो गए, 5 साल के बाद आज मैं इन्हें दोबारा देख रहा हूँ, मेरे दादाजी गैलन जिगाड़। और हम देखे हैं कि गैलन जिगाड़ वहाँ पर आ चुका होता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि सारे के सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। सेरेमनी को शुरू किया जाता है और हम देखते हैं कि ऊपर से एक तलवार ज़मीन पर गिरती है, जो कि बहुत बड़ी तलवार होती है, जिसे देखने के बाद सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और रियोन कहने लग जाता है कि क्या क्या ये वही तलवार है जिसके बारे में मेरी माँ ने मुझे बताया था, जजमेंट की तलवार? मैंने इसके बारे में सुना है, जो कोई भी शख्स इसके ऊपर हाथ रखता है, यह उसके माने के बारे में सब कुछ पता लगा लेती है।
कि उसके पास किस तरह का माना है, जो कि एक जादुई तलवार है। सच में ये तो आज काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है। मैं भी इसे चेक करूँगा और मुझे भी पता लग जाएगा कि मेरे पास किस तरह का माना है, जिससे मैं अपने आप को और भी ज़्यादा ग्रो और बढ़ा सकता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है। और हम देखते हैं कि एक बंदा कहने लग जाता है कि अब बारी है ब्रेन जिगार्ड की। और हमें पता चलता है कि जिगार्ड का कोई एक बेटा नहीं होता, बल्कि उसके बहुत सारे पोते होते हैं, जिनमें से दूसरा भी होता है और एक हमारा मेन कैरेक्टर होता है। और बुरेन जिगार्ड की बारी आ चुकी होती है और वह तलवार के पास चेक करने के लिए जा रहा होता है। और सभी लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं कि यह जिगार्ड का सबसे ज़्यादा खास बेटा है, जिसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है। लेकिन मैंने इसके बारे में सुना था कि इसका टैलेंट रुक चुका है, अब इसका माना रुक चुका है, ये आगे नहीं बढ़ सकता। शायद ये गलत भी हो सकता है, और तरह तरह की बातें वह भी कर रहे होते हैं। और कोई कहने लग जाता है कि लेकिन तुम्हें ये सब बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बुरेन जिगार्ड शायद काबिल लड़का है, जो कि एक टैलेंटेड स्टूडेंट भी है। शायद इसके पास कमाल का एट्रीब्यूट है, जिसकी वजह से ये जिगार्ड के परिवार का नाम रोशन करेगा। और हम देखते हैं कि वह बंदा उस तलवार के ऊपर हाथ लगा देता है, जिसकी वजह से वह तलवार भी चमकने लग जाती है। और लोग कहने लग जाते हैं कि अरे अरे, इसके पास तो हवा की पावर है, अरे इसके पास तो हवा की पावर है। और उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। और एक बंदा कहने लग जाता है कि देखो ज़रा, इसके पास तो हवा की पावर है, मैंने इसके बारे में सही सोचा था, ये एक कमाल का बच्चा है, जिसके पास कमाल का एट्रीब्यूट है, इससे तो ये बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा और जिगाट परिवार का नाम रोशन करेगा। जिगाट परिवार में तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लड़के हैं, जैसा कि इसके बाप से उम्मीद की गई थी, ये बिल्कुल वैसा ही है। सच में ये कमाल का बच्चा है। और उसकी तारीफ सुनने के बाद जिगाट कहने लग जाता है कि तुमने कमाल किया है, तुम्हारे पास एक कमाल का एट्रीब्यूट है, जो कि हवा का एट्रीब्यूट है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर काम करो और जिगाट परिवार का नाम रोशन करो। फिर इसके बाद हमें दूसरे बच्चे का नाम बताया जाता है, जिसका नाम सुनान सुलियान होता है, जो कि सुलियान परिवार की एक सदस्य होती है। और वह भी अपनी ताकत को चेक करने के लिए तलवार के पास चली जाती है और अपने पास ताकत को चेक कर रही होती है। और उसकी ताकत को देखने के बाद रियोन अपने मन में कह रहा होता है कि अब मैं पूरी तरीके से समझ गया हूँ कि यह पत्थर की तलवार किस तरह से काम करती है। यह हवा में मौजूद एनर्जी को इकट्ठा करती है और उस बच्चे के पास किस तरह का माना है उसे बता देती है। यह सही तरीका है जिगाट परिवार का टैलेंट को चेक करने का। बहुत ज़्यादा कमाल की बात है। और हम देखते हैं कि सारे के सारे पब्लिक चिल्ला रही होती है कि वाह, सुलियान परिवार के सदस्य ने कितना ज़्यादा कमाल कर दिया, जैसा कि हमने उम्मीद की थी, ये बिल्कुल वैसा ही है। जिगाट परिवार के लोग कितने ज़्यादा बढ़िया है, और तरह तरह की तारीफ़ों की बातें कर रहे होते हैं। और इन सब बातों को सुनने के बाद लियोन अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता है कि लोगों को मुझसे कोई उम्मीद होगी, और वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास कोई ख़ास माना होगा। पर अगर मैं अपने माना को प्राप्त करने में हासिल हो जाता हूँ, या फिर मुझे पता लग जाता है कि मेरे पास किस तरह का माना है, मैं उसी तरह के काम करूँगा और अपने माना को बढ़ाने की कोशिश करूँगा। और वह बंदा कह देता है कि अब जो लास्ट बच्चा बचा है, उसका नाम है रियोन। और रियोन का नाम आते ही सारे के सारे पब्लिक होती है, वह रियोन को अजीब तरीके से अजीब निगाहों से देख रही होती है। और रियोन का जो दादाजी होता है, वह भी उसे अजीब निगाहों से देख रहा होता है। और वह बंदा कहने लग जाता है कि तुम्हारा नंबर आ चुका है। और ये सुनने के बाद रियोन की माँ कहती है कि चलो, तुम्हारा नंबर आ चुका है। और ये सुनने के बाद रियोन अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा नंबर आ चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। अगर मैं वहाँ पर चला गया तो लोगों को कोई भी उम्मीद नहीं होगी मेरी ताकत से, लेकिन फिर भी मुझे अपनी माँ के लिए जाना होगा। कम से कम मैं अपनी ताकत तो चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास किस तरह की ताकत मौजूद है। और उसकी माँ कहने लग जाती है कि बेटे, तुमने देखा ना उन लड़कों ने कैसा किया, बिल्कुल तुम्हें उसी तरह से करना है, क्या तुम समझ गए? और ये सुनने के बाद रियोन कहता है कि हाँ माँ, मैं समझ गया। और हम देखते हैं कि रियोन अपना हाथ उस तलवार के ऊपर रख देता है, जिसकी वजह से वह तलवार अजीब तरीके से चमकने लग जाती है। उसके अंदर से सुनहरे रंग की रोशनी निकल रही होती है, और इस रोशनी की वजह से रियोन के आगे एक पर्दा सा छा जाता है। और वह कहने लग जाता है कि यह क्या है। पर हम देखते हैं कि उसके सामने मोस्टर ही मोस्टर, राक्षस ही राक्षस होते हैं, जो कि ऐसा लगता है कि जैसे उसे खा जाएंगे। और ये देखने के बाद रियोन कहता है कि ये किस तरह का नज़ारा है। पर हम अचानक से देखते हैं कि उसके सामने एक बंदा आकर खड़ा हो जाता है, जो कि उसी की तरह लग रहा होता है। और उसे देखने के बाद रियोन कहता है कि तुम कौन हो? और ये सुनने के बाद वह बंदा कोई भी जवाब नहीं देता। हम देखते हैं कि वह बंदा थोड़ा सा पावरफुल लग रहा होता है। वह अपनी तलवार को उठाता है और अपनी तलवार के अंदर पावर भरता है, और एक ही हमले के अंदर सारे के सारे मोस्टरों को चीर कर रख देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है। और उस धमाके की वजह से रियोन की आंखें भी खुल जाती है, और वह कहता
कहता है कि ये किस तरह का नज़ारा था। पर हम देखते हैं कि जो रियोन की पावर होती है, वह तलवार के नीचे ही नीचे पहुँची होती है। तलवार उससे बिल्कुल भी नहीं चमकी होती और इस नज़ारे को देखने के बाद वह पब्लिक कहने लग जाती है कि ज़रा देखो, मुझे तो लगा था कि इस बच्चे के अंदर थोड़ी बहुत तो पावर होगी, शायद इससे तलवार तो चमक पाएगी, लेकिन ज़रा देखो, इसका तो माना नीचे ही रह गया। सच में ये तो कितना ज़्यादा बेकार है। मुझे लगा था कि जिगाट परिवार में सारे लोग ताकतवर पैदा होते हैं, लेकिन यह लड़का तो बिल्कुल कचरा और बेकार है। ये भला इस परिवार में कैसे पैदा हो सकता है? सच में ये कितना ज़्यादा घटिया है। और इन सब बातों को सुनने के बाद वो रियोन की माँ कहने लग जाती है कि बेटा अब चलो चलते हैं, सेरेमनी अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन हम देखते हैं कि जो नॉवल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेशर्म होते हैं। वे अभी भी गालियाँ दे रहे होते हैं और बहुत-बहुत गंदी गालियाँ दे रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि ज़रा देखो, ये कितनी ज़्यादा बेशर्म औरत है। ये जिगाट परिवार से अलग शादी की और किसी अनजान लड़के से इसने शादी की, जिसकी वजह से उसकी नाजायज़ औलाद है ये। इसके अंदर जिगाट परिवार का कोई भी खून नहीं है, जिसकी वजह से ये लड़का बेकार और कचरा है। इसमें तो कोई भी ऐसा रूप भी नहीं है। सच में ये औरत कितनी ज़्यादा बेशर्म है और तरह-तरह की बातें बना रहे होते हैं और इन सब बातों को सिविलिया का फादर भी सुन रहा होता है और वह गुस्से के साथ कहता है कि सभी लोग चुप हो जाओ। और ये सुनने के बाद सारे नौवस हैरान हो जाते हैं और रियोन का दादाजी कहता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। ये सेरेमनी अब ख़त्म हो चुकी है। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। आप लोगों को यहाँ से जाने की इजाज़त है। और ये सुनने के बाद सारी सारी पब्लिक होती है, वह थोड़ी-सी गुस्से में आ जाती है और नफ़रत सी दिखा रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वे वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर बिल्कुल शांति सी छा जाती है। और रियोन का जो दादाजी होता है, वह उस तलवार को देखने के बाद कहने लग जाता है कि लगता है कि इस बच्चे की मैं कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। जैसा कि मैंने इससे उम्मीद की थी, ये बस इतना ही कर सकता था। अब मैं इस बच्चे से ज़्यादा कोई भी उम्मीद नहीं रख सकता। पर हम देखते हैं कि उस तलवार के अंदर से एक अजीब-सी रोशनी निकल रही होती है, सुनहरे रंग की रोशनी निकल रही होती है और ये रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि पूरी तलवार फैल जाती है और इस रोशनी के साथ-साथ आग की लपटें भी पूरी तलवार के अंदर फैल चुकी होती है, जिससे वह तलवार काफ़ी ज़्यादा चमक रही होती है। और इस तरह की पावर को देखने के बाद रियोन का दादाजी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह कहता है कि ये किस तरह की पावर है? सूरज के सुनहरे रंग की रोशनी, ये नहीं हो सकता। जिघाट परिवार में सिर्फ़ एक ही मुखिया था जिसके पास इस तरह की पावर थी। ये पावर एक ऐसी पावर है जो कि शैतान की दुनिया तक को ख़त्म कर सकती है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, जिघाट परिवार में सिर्फ़ एक ही सदस्य है जिसके पास एक ऐसी पावर थी। जिघाट परिवार ने इसके बाद ऐसी पावर किसी भी मुखिया के अंदर नहीं देखी। ये आज मैं दोबारा देख रहा हूँ, ये आखिर यार ये किस तरह की पावर है जो कि रियोन के अंदर है। इस पावर का नाम है द गोल्डन फ्लेम। ये हज़ारों सालों के बाद दोबारा से देखने को मिल रही है। रियोन, आखिरकार तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? फिर इसके बाद हमें कुछ सालों के बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम रियोन को देखते हैं जो कि अपने सिस्टम को बैठकर देख रहा होता है और उसका सिस्टम उसे बता रहा होता है कि आपने रिंग ऑफ फायर की मदद से 2 टेक्निक हासिल कर ली है, जिसमें से फायर को आपने 2 लेवल पर पहुँचा दिया है और जल को आपने 2 लेवल पर पहुँचा दिया है। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद रियोन कहने लग जाता है कि सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, जिसकी मदद से मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका हूँ। और रियोन अपने मन में बताने लग जाता है कि मैं 12 साल का हो चुका हूँ और उस सेरेमनी को बीते हुए 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि अभी तक मैंने बिल्कुल भी ग्रो अप नहीं किया। मेरा शरीर अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, अभी तक मेरे जो बर्फ़ से ढके हुए माना सर्किट है, वह खुले नहीं है, जिसकी वजह से ना तो मैं ट्रेनिंग कर पाता हूँ, ना ही अच्छे से दौड़ पाता हूँ और ना ही अपने माना को पूरी तरीके से यूज़ कर पाता हूँ। अगर मैंने इसी तरह से ग्रो करता रहा तो मैं कभी भी अपना बदला नहीं ले पाऊँगा। और हम देखते हैं कि अचानक से रियोन को किसी की आवाज़ आती है और वह उसकी माँ होती है जो उससे कहने लग जाती है कि रियोन, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तैयार नहीं होना क्या? हमें वहाँ पर जल्दी पहुँचना है, नहीं तो हम लेट हो जाएँगे। और ये सुनने के बाद रियोन कहने लग जाता है कि ठीक है माँ, और वह अपने मन में बताने लग जाता है कि आज वही दिन है जब जजमेंट सेरेमनी होने वाली है दूसरी बार, और मुझे लगता है कि वह घटिया लोग मुझे दोबारा से देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद हमें जजमेंट सेरेमनी को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बात कर रहा होता है कि वाह, तुम्हारे बच्चे ने तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, लगता है कि इस बार सबसे ज़्यादा माना तुम्हारे बच्चे का ही आएगा। और वहाँ पर हम रियोन को देखते हैं जो कि बैठा हुआ होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि अरे यहाँ पर तो बुरेन भी आया है, लगता है कि इन लोगों ने सभी ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ गुजर गया। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि रियोन का जो दादाजी होता है वह कहने लग जाता है कि रियोन, सामने आओ।
और वह कहने लग जाता है कि रियोन, तुम्हें 1 महीने पहले आदेश दिया गया था कि तुम्हें जिगाट परिवार की बेसिक ट्रेनिंग को अटेंड करना है। लेकिन 1 महीना बीत चुका है, तुमने अभी तक अपना कोई भी जवाब नहीं दिया। इस बात का क्या मतलब है? और ये सुनने के बाद तो रियोन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरा दादाजी किस बारे में बात कर रहा है? बेसिक ट्रेनिंग, ये तो कभी नहीं सुना मैंने। और उसकी माँ चिल्लाते हुए कहने लग जाती है, माय लॉर्ड, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन रियोन बाकी बच्चों से काफ़ी ज़्यादा अलग है, उसे माफ़ कर दो। वह आपकी बेसिक ट्रेनिंग को नहीं झेल पाएगा। और ये सुनने के बाद रियोन अपने मन में कहता है कि क्या मेरी माँ को इस बारे में पता था? लेकिन हम देखते हैं कि रियोन का दादाजी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लग जाता है कि यह जो जगह है, यह जिघाट परिवार की है और यहाँ पर जो आदेश चलता है, वह जिघाट परिवार का है। अगर किसी के नाम के पीछे जिघाट लगा हुआ है तो चाहे वो चल भी नहीं सकता, उसे रेंग कर आगे बढ़ना होगा। उसे जिघाट परिवार का आदेश हर हालत में मानना होगा। और ये सुनने के बाद सिविलिया कहते हैं कि माय लॉर्ड, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। प्लीज़ मुझे कुछ और समय दें ताकि मैं अपने बच्चे को तैयार कर सकूं। और ये सुनने के बाद लॉर्ड गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम सच में इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती? क्या तुम इस बच्चे को उसी तरह से लेकर भागना चाहती हो जैसा कि तुमने पिछली बार किया था? और ये सुनने के बाद तो सिविलिया काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और हमें पता चलता है कि सिविलिया का पहले भी कोई बच्चा था जिसे वह लेकर भाग चुकी थी। और लॉर्ड कहने लग जाता है कि यह जो जगह है, यह जिघाट परिवार की है और यहाँ पर जो आदेश चलता है, वह जिघाट परिवार का है। अगर तुम आदेश को नहीं बांध सकती तो तुम यहाँ से जा सकती हो। और ये सुनने के बाद सारी की सारी पब्लिक होती है, वह सिविलिया को ताने मारने लग जाती है कि क्या सच में? मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये अपने बच्चे को इस बार भी ऐसे ही लेकर भागना चाहती है। सच में ये कितनी ज़्यादा बेशरम है। पिछली बार तो ये अपने बच्चे को लेकर भाग गई थी और इसका बच्चा मर भी गया था। ये कितनी ज़्यादा घटिया औरत है। और इन सब बातों को सुनने के बाद रियोन अपने मन में कह रहा होता है कि अब मैं सब कुछ समझ गया। मेरी माँ के साथ इस तरह का व्यवहार सिर्फ़ इसलिए होता है क्योंकि यह घर से भाग गई थी। और इसके बाद रियोन बताने लग जाता है कि जब मेरी माँ सिविलिया घर से भागी थी तो उसने अपने मानस सर्किट को तबाह कर दिया था ताकि वह मार्शल आर्ट इस्तेमाल ना कर सके और अपना घर बसा सके। फिर उसके बाद उसने मेरे फादर से शादी कर ली। जब मैं पेट के अंदर था तभी मेरे फादर की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी माँ के पास कोई भी चारा नहीं बचा था, घर लौटने के अलावा उसके पास कोई भी नहीं था। लेकिन जब मेरी माँ घर से लौटी तो सब लोग उससे दूर हो चुके थे, उसका परिवार उससे दूर हो गया था, जिसकी वजह से मेरी माँ को काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई। लेकिन इसकी वजह से सारे के सारे लोग मेरी माँ को बुरा-भला बोलने लगे। मुझे नहीं पता कि इन लोगों का नज़रिया क्या है और ये लोग मेरी माँ के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, मैं सिविलिया का बेटा हूँ और मैं इन सब चीज़ों को नहीं देख सकता। चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी माँ को इतना दुखी होते हुए नहीं देख सकता। और यह कहने के बाद रियोन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखने के बाद रियोन की माँ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि रियोन बेटा, प्लीज़ वापस आ जाओ, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और ये सुनने के बाद रियोन कहता है कि माँ, सब कुछ ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और हम देखते हैं कि रियोन अपने दादाजी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि जिगाड़ परिवार ने जो मुझे आदेश दिया था, मैं उसका पालन ज़रूर करूँगा। मैं ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए तैयार हूँ। और जिसे सुनने के बाद महफिल में एक बंदा होता है जो कहने लग जाता है कि रियोन, तुम ये क्या कर रहे हो? 1 महीने पहले ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी जो ट्रेनिंग है वह काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तुम उसे नहीं सँभाल पाओगे और वैसे भी तुम बीमार हो, जिसकी वजह से ये ट्रेनिंग हार्ड होगी, तुम इसे नहीं सँभाल पाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने शब्द वापस ले लो। और हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है, इसका नाम डेनियल जिगार्ड होता है, जो कि जिगार्ड का सबसे बड़ा बेटा होता है। और उसकी बातें सुनने के बाद रियोन कहने लग जाता है कि मैं ये ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हूँ, चाहे जिगार्ड परिवार बनने के लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी हो, मैं वह कीमत ज़रूर चुकाऊँगा। और ये सुनने के बाद लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिगार्ड परिवार का नाम लेने की? क्या तुम्हारी ज़बान के अंदर इतनी ताकत है कि तुम जिगार्ड परिवार का नाम भी ले सको? तुम जैसे कमज़ोर लड़के को जिगार्ड परिवार का नाम लेने का कोई भी हक नहीं है। और हम देखते हैं कि वह लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है, जिसकी वजह से वह अपना सारा का सारा दबाव रियोन के ऊपर डाल रहा होता है। और इस दबाव को देखने के बाद रियोन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और इस दबाव की वजह से उसका मुँह से खून भी निकलने लग जाता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि यह किस तरह की ताकत है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरे शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर रहा हो। ये बहुत ज़्यादा दबाव है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरा दिल फट जाएगा। ड्रेकस ने जो मेरे ऊपर दबाव डाला था, ये उससे कहीं गुना ज़्यादा है। सच में ये कितना ज़्यादा खतरनाक है। और हम देखते हैं कि इस सारे दबाव को देखने के बाद उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और रियोन को पकड़ लेती है और कहने लग जाती है कि माय लॉर्ड, इसे माफ़ कर दीजिए। ये अभी बच्चा है, इसे नहीं
पता कि इसे क्या करना चाहिए। और ये सुनने के बाद डेनियल जिगार्ड कहता है कि माय लॉर्ड, उसे माफ़ कर दीजिए, वह अभी बच्चा है, वह इस ट्रेनिंग को नहीं झेल पाएगा। और इन सब बातों को सुनने के बाद उसका दादाजी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरी बात अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। और ये सुनने के बाद डेनियल जिगार्ड कहता है कि फादर, मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये सुनने के बाद उसकी माँ कहने लग जाती है कि पिताजी प्लीज़ इसे माफ़ कर दीजिए, ये अभी छोटा बच्चा है, इसका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये आपकी ट्रेनिंग को नहीं झेल पाएगा, प्लीज़ इसके ऊपर से दबाव हटा लीजिए। और हम देखते हैं कि रियोन की माँ उसे उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर कर रही होती है। और इतनी ज़्यादा केयर करने को देखकर रियोन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे कभी भी इतना ज़्यादा माँ का प्यार नहीं मिला होता है। और वह कहने लग जाता है कि मैंने हमेशा असैसिन की ज़िंदगी जी है, हमेशा मैं लोगों से दूर रहा हूँ, ना तो मुझे माँ का प्यार मिला है, ना और ना ही मेरे अंदर कोई भावनाएँ थी। मैं हमेशा मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ता रहता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। मैं कोई असैसिन नहीं, बल्कि मैं रियोन जिगहार्ड हूँ, सिविलिया का बेटा। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं ये ज़रूर करूँगा। लेकिन हम देखते हैं कि रियोन का पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है। वह उससे कह रहा होता है कि तुम्हें असैसिन की ज़िंदगी जीनी होगी, तुम्हें छुप कर रहना होगा। और इन सब बातों को सुनने के बाद रियोन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि सब कुछ बदल गया है। मैं सिविलिया का बेटा हूँ, रियोन जिगहार्ड, और मुझे मेरी माँ की खुशियाँ लाने के लिए चाहे जो भी कदम उठाना पड़े, मैं ज़रूर उठाऊँगा। चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं वह ज़रूर करूँगा। और वह अपने दादाजी से कहने लग जाता है कि मेरी परवरिश मेरे परिवार में हुई है, जिसकी वजह से मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाया। चाहे जिगाट परिवार का नाम रोशन करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े, मैं वह ज़रूर करूँगा। मैं नहीं जानता कि जिगाट परिवार का नाम कितना ज़्यादा शानदार और शक्तिशाली है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि वह कितना ज़्यादा शानदार है। मैं ज़रूर सीखूँगा जिगाट परिवार का नाम और उसे रोशन ज़रूर करूँगा। चाहे मुझे रियोन जिगाट बनने के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं वह ज़रूर चुकाऊँगा। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरी माँ सिविलिया ने मुझे हमेशा प्यार दिया है, जो कि आज तक मुझे किसी ने भी नहीं दिया। चाहे उसकी खुशियाँ लाने के लिए, चाहे उसकी मुस्कान लाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं वह ज़रूर करूँगा। चाहे कोई भी कदम उठाना पड़े, मैं वह ज़रूर करूँगा। और हम देखते हैं कि इन सब बातों को सुनने के बाद गैलन जिगाट कहने लग जाता है कि बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जिगाट परिवार का नाम बेसिक ट्रेनिंग से ही रोशन कर सकते हो? और ये सुनने के बाद रियोन कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, लेकिन जिगाट परिवार बनने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वह ज़रूर करूँगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं जिगाट परिवार का नाम ज़रूर रोशन करूँगा और सबसे ज़्यादा ताकतवर बन के दिखाऊँगा। और हम देखते हैं कि रियोन की काफ़ी ज़्यादा लिमिट हो चुकी होती है बात करने की। उसने बहुत ज़्यादा दबाव झेल लिया होता है, जिसकी वजह से वह वहीं पर तुरंत बेहोश हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह बेहोश हो जाता है, अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर कितनी ज़्यादा ताकत है, लेकिन मुझे अपने आप को जल्द से जल्द ग्रो करना होगा। और मेरे पास जो टेक्निक है फायर ऑफ रिंग, मैं उसे ज़रूर मास्टर करूँगा और इन सबको दिखाऊँगा कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। मैं इनको ज़रूर बताऊँगा कि जिगाट बनना इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं जिगाट परिवार का सबसे ज़्यादा ताकतवर योद्धा बनकर दिखाऊँगा। फिर इसके बाद हमें एक अलग ही जगह के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर छोटे-छोटे बच्चे अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं, जो कहने लग जाता है कि तुमने तो कहा था कि वह बच्चा बीमार है, लेकिन इसके बावजूद भी पिताजी के दबाव के कारण वे अपने आप को हिला पा रहा था। ये कैसे हो सकता है? और हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है। इसका नाम करुण जिगाट होता है, जो कि जिगाट का कोई दूसरा बेटा होता है। और उसकी बातें सुनने के बाद सामने एक बंदा बैठा हुआ होता है, जो कहने लग जाता है कि हाँ, मैंने आपको बिल्कुल सही कहा। और ये बात किसी एक ने नहीं, बल्कि दो नौकरानियों ने सुनी थी। और उन्होंने तब सुना था जब हमारे लॉर्ड और वह बूढ़ा आदमी बातें कर रहे थे, और ये बात सच है। और ये सुनने के बाद करुण जिगाट कहता है कि क्या सच में? फिर तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। जब मैंने उस बच्चे को पहली बार देखा था, तो उसका शरीर नॉर्मल था। ऐसा लगा कि बिल्कुल वो एक सामान्य बच्चे की तरह है। लेकिन अब जब मैं इसके बारे में जान रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा अलग है, क्योंकि इसने पिताजी के दबाव को सहन कर लिया था। सुनो, उन नौकरानियों को आदेश दो कि वे उस बच्चे के ऊपर नज़र रखें, और कोई भी हलचल होती है तो वे उसके बारे में हमें ज़रूर बताएँ। और ये सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि ठीक है सर, मैं समझ गया। फिर इसके बाद हम रियोन को देखते हैं, जो कि दौड़ लगा रहा होता है ताकि वह ट्रेनिंग में कामयाब हो सके। और उसकी यह ट्रेनिंग देखने के बाद उसकी माँ कहने लग जाती है कि बेटा, अपने आप पर इतना ज़्यादा दबाव मत डालो, ये तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। पर हम देखते हैं कि रियोन उसकी कोई भी बात नहीं मानता और लगातार ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर इसके बाद हमें गैलन जिगाट को दिखाया जाता है, जो एक जगह पर पहुंच चुका होता है। और वहीं पर हम एक बंदे को देखते हैं, जो कि सो रहा होता है, और ये एक एल्फ होता है। और जिसे देखने के बाद गैलन कहता है कि सोने का नाटक बंद कर दो रिमर। और उसकी बातें सुनने के बाद वह बंदा खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि ओह माय गॉडनेस, तुम यहाँ पर कैसे आए? ओह, मुझे पता था तुम ही एक अकेले इंसान हो जो मेरा सोने का नाटक देख
देखकर बिल्कुल भी नहीं बहकते और तुम्हें सब कुछ पता लग जाता है और हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है। इसका नाम रिमर डायस होता है और उसकी बातें सुनने के बाद गैलन कहता है कि सारे के सारे ट्रेनर पसीने में लथपथ हैं और वे बच्चों की ट्रेनिंग कराने में लगे हैं और तुम यहाँ पर सो रहे हो। और ये सुनने के बाद डायस कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वे सारे के सारे ट्रेनर बेवकूफ़ हैं, वे अपने सही से काम लेते हैं और जबकि मैं अपने दिमाग से काम लेता हूँ। और ये सुनने के बाद गैलन कहता है कि तुम अभी भी 50 साल के एक बच्चे की तरह हो। और जिसे सुनने के बाद एल्फ कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं अभी एक बच्चा हूँ क्योंकि मेरी उम्र इंसानों से कई गुना ज़्यादा होती है। और लेकिन वह कहने लग जाता है कि खैर इन सब बातों को छोड़ो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अपने पोते के लिए आए हो। मैंने सही कहा ना? और वैसे भी यहाँ पर सिविलिया अपने बेटे के लिए आई थी और वह मुझसे बहुत कुछ कह रही थी। सच में ये काफ़ी ज़्यादा अजीब था। जिसे सुनने के बाद गैलन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि यहाँ पर सिविलिया आई थी? और ये सुनने के बाद रिमर बताता है कि हाँ, वो यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आई थी ताकि मैं उसके बच्चे को चोट ना पहुँचाऊँ। लेकिन अगर तुम भी यहाँ पर अपने प्यारे पोते के लिए यह कहने के लिए आए तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारी यात्रा पूरी तरीके से व्यर्थ हो गई है क्योंकि तुमने ही कहा था कि तुम मेरे किसी भी मामले में टांग नहीं अड़ाओगे और तुमने यह बात याद भी होगी। और तुमने यह भी कहा था अगर वहाँ पर कोई बच्चा चोट लग जाती है या फिर मर भी जाता है तब भी तुम मेरे मामले में टांग नहीं अड़ाओगे। तुमने ये कहा था और तुम्हें अपनी बात ज़रूर याद होगी। और यह सुनने के बाद गैलन कहता है कि हाँ, ज़रूर मुझे ये बात याद है। और ये सुनने के बाद रिमर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और गैलन कहने लग जाता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे पोते के ऊपर ज़्यादा दबाव डालो और उसे ज़्यादा मेहनत करवाओ ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर हो सके। और ये सुनने के बाद तो रिमर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या सच में, क्या तुम मुझसे यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे पोते के ऊपर दबाव डालूं? क्या इसका मतलब यह तो नहीं? ओह माय गॉड, नहीं, इसका मतलब यही है तुम अपने प्यारे पोते से कुछ ज़्यादा ही प्यार करने लगे हो। तुमने जो सिविलिया को प्यार नहीं दिया था वे अपने प्यारे पोते को देना चाहते हो। यो मेरी आंखों में तो आंसू आ गए, ये कितना ज़्यादा कमाल का नज़ारा है। और ये सुनने के बाद तो गैलन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि अगर तुम मेरे दाहिने हाथ नहीं होते तो कसम से तुम्हारी यहीं पर गर्दन उड़ा देता। लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम मेरे पोते के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालो ताकि वह और भी ज़्यादा ताकतवर बन सके। उसके ऊपर बिल्कुल भी नरमी मत दिखाना, उसे ताकतवर बनने के लिए जो करना पड़े तुम्हें वह करना होगा। मुझे बाकी बच्चों से कोई भी लेना देना नहीं है, चाहे तुम उनके साथ कुछ भी करो, मुझे उन सबसे कोई भी परवाह नहीं है। और ये सुनने के बाद रिमर कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ, अब यह काम तुम मुझ पर छोड़ सकते हो। और ये सुनने के बाद गैलन वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है कि ठीक है, अगर तुम समझ गए हो तो मैं यहाँ से चलता हूँ, मुझे पता है कि तुम ये काम ज़रूर सँभाल लोगे। और ये सुनने के बाद रिमर कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, आपकी यात्रा शुभदायक हो। और वह कहने लग जाता है कि रियोन ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लड़का है जिसके लिए गैलन यहाँ तक आ गया है। लगता है कि इसके ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा दबाव डालना होगा। मैं इसे ट्रेनिंग कराने के लिए कितना ज़्यादा बेचैन हो रहा हूँ। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको ये नया मानवा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये मानवा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल अपना हो चाहे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।